जय हिंद साथियों, दिस इज सालिश शर्मा आपके लिए लेकर आई ये रैपिड रिवीजन क्लासेस। जैसे कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी दीपावली के कारण। आशा करती हूँ कि आप सबकी दीपावली काफ़ी अच्छी रही होगी। और आज मैं फिर से आपका इस सेशन में स्वागत करती हूँ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रैपिड रिवीजन करंट अफेयर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है, लद्दाख टॉक्स मिनिस्ट्री ह्यूमन अफेयर ऑफर्स की द प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 371। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको लद्दाख वाला इशू पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट किया, क्या ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी, किस कारण की वजह से वहाँ पे लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया। तो आज ये फिर से आया है, तो इसमें पूरा बोला है कि अभी तक जो वहाँ के सोनम वांगचुक उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें राजस्थान, आई थिंक राजस्थान के अंदर कोई जेल है वहाँ पे रखा गया है। तो उसी से रिलेटेड ये आज फिर से आया है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए इसमें रखना है कि आर्टिकल 371 क्या है। आप सबको मालूम होगा कि 2019 में आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिप्लेस किया गया था, आप सबको मालूम होगा। तो उसी से आपको इसमें एग्जाम के लिए यही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के लिए लड़ रखने कि कौन सा आर्टिकल क्या है। तो जम्मू कश्मीर को पहले जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी था। अभी इसको जब आर्टिकल 370 को हटाकर रिप्लेस किया गया और 371 को लाया गया, तो उसको जम्मू एंड कश्मीर को तो बना दिया गया एक स्टेट, एंड जम्मू एंड कश्मीर को एंड लद्दाख को बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी, सॉरी, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन जो जम्मू में एक लेजिस्लेचर असेंबली है, लेकिन लद्दाख में कोई उनकी पर्टिकुलर उनकी खुद की कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है? तो पहला तो वो जो उनकी डिमांड है मैं आपको उनको बताती हूँ क्या क्या वहाँ की डिमांड है। उनकी कुछ 5 और 6 डिमांड्स हैं जिनको उनको फुलफिल करना है और वो ये सेंटर से मांग रही हैं। तो पहला वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है उसको एक स्टेट का स्टेटस दे दिया जाए। एंड सेकंड वो चाहते हैं कि उन्हें जो अभी आर्टिकल 371 एक स्पेशल आर्टिकल के रूप में किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को डाला था एक स्पेशल स्टेटस के रूप में। अभी वो चाहते हैं कि जो 6th शेड्यूल है उसमें उनको रखा जाए। लेकिन अभी इंडिया के अंदर क्या है, जो 6th शेड्यूल है, जो ईस्ट स्टेट्स हैं अपनी, जैसे कि असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, जो स्टेट्स हैं उनको सिर्फ 6th शेड्यूल में रखा गया और बाकी की एक भी स्टेट को 6th शेड्यूल के अंदर डाल के नहीं चेक किया गया है। तो लद्दाख वालों का ये भी एक डिमांड है कि उन्हें 6th शेड्यूल दिया जाए। एंड थर्ड उनका ये भी डिमांड है कि उन्हें पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन मिले, पार्लियामेंट के अंदर उन्हें पार्टिसिपेशन मिले। चूँकि अभी उनके यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो वहाँ पे सारे रूल्स और जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्राइबल एरिया है, जो कोई बाहर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो वहाँ का नहीं होता लद्दाख का, वो कोई और स्टेट से आकर वहाँ पे रूल करता है। तो उनका कहना है कि कोई अनदर पर्सन उनके ट्राइबल ग्रुप्स के कल्चर को और उनके जो भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वल्नरेबल्स हैं, तो उनको वो नहीं समझ सकता। तो उनका कहना है कि उनकी ही लोगों के बीच से उन्हें कोई पॉलिटिकली लीडर चाहिए। तो उनका एक ये भी डिमांड है। एंड फिफ्थ वो लोग चाहते हैं कि उन्हें एक स्टेट एंड 6th शेड्यूल एंड पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन, नॉर्मल जो चीफ मिनिस्टर या फिर जो भी एक स्टेट के अंदर सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं और उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो आपको इसके अंदर एग्ज़ाम में क्या लर्न रखना है? आपको इसके अंदर एग्ज़ाम में लर्न रखना है फर्स्टली 6th शेड्यूल क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए जो 6th शेड्यूल होता है आर्टिकल 248 पूरा ABC करके उसमें पूरा डिवाइड दिया रखा है कि ये वाली स्टेट इसके अंदर आएगी। तो आपको एग्जाम के लिए ये लर्न रखना है कि ये आर्टिकल के अंदर ये है। आपको एग्जाम में आर्टिकल्स लर्न रखने हैं, देन वो आर्टिकल क्या है ये लर्न रखना है आपको। इसमें जो भी पैराग्राफ दिया है न्यूज़ का आपको ये कवर नहीं करना है, आपको एग्जाम के लिए आपको ये लर्न रखना। एंड अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया एम्स एट द सेल्फ रिलायंस इन अ सोलर फिजिक्स स्पेस वेदर। ये क्या है? इंडिया क्या सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है? इसके अंदर पूरा बोल रहा है कि अभी अपन प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं कि क्लाइमेट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है।
क्लाइमेट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, और इंडिया इसमें सेल्फ रिलायंस होने की बात क्यों कर रहा है। इसमें इंडिया सेल्फ रिलायंस होने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर हमारा स्पेस में जो, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 2025 में हमने आदित्य L1 लॉन्च किया था, L1 पर, जो कि कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना बीमारी नहीं, कोरोना एक सन के लेयर में एक प्लेस है L1, वहाँ पे जो भी सन की एक्टिविटीज़ है, जो भी सन की और पास जो भी एक्टिविटी होती है वो सैटेलाइट बेस कर हम उसको स्टडी करेंगे। तो इसी में ये भी बोला गया है कि जो सोलर फिजिक्स है, जो सन के और जो सोलर फिजिक्स है वो क्या है, उसको स्टडी करने के लिए अभी तक क्या है, हमें दूसरी कंट्रियों पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर कुछ भी होता है, अगर हमारी स्पेस में कोई भी सैटेलाइट है या उसका कुछ कनेक्शन टूट गया है हमारे यहाँ कंट्री से, तो फिर हमें किसी और कंट्री की हेल्प लेनी पड़ती है इसके लिए। तो इसलिए हमें उसमें सेल्फ रिलायंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्यूचर में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इसलिए तो इसमें पूरा बोला है, द सन हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन अ लाइफ ऑन अर्थ, it the source life as well as the motive of the technology infrastructure that the sustain modern society. Solar flares, coronal mass injects an emergency store, create a space weather that affect the satellite and the astronaut in a space, disturbing communication and navigation and the power of grid on earth। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बोला, वही ये पैराग्राफ में पूरा बोल के रखा है। एंड मैंने आपको बताया कि आदित्य L1 अपना जो मिशन था सोलर का, वो काफ़ी अच्छे से अपन ने लॉन्च किया। एंड इंडिया रिसेंटली ओपन इट्स स्पेस सेक्टर अपॉन द प्राइवेट कंपनी। इंडिया ने प्राइवेट कंपनियों के लिए जो गेट्स हैं ओपन कर दिए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। जो भी जैसे कि आपने देखा होगा कि अदर कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनियां भी इसमें काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो इंडिया ने भी फाइनली प्राइवेट कंपनी के लिए गेट खोल दिए हैं कि आप आओ, आप रिसर्च करो और आप काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा ये वर्क रहा है इंडिया का। तो आपको इसमें एग्जाम के लिए ये माइंड में रखना है, आदित्य L1 क्या है आपको ये माइंड में रखना है, एंड सोलर फिजिक्स क्या है आपको ये एग्ज़ाम के लिए रखना है। एंड आते हैं अपन, ये पूरा उन्होंने जो भी M.Tech PhD स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको बोला गया कि आप रिसर्च करो, आपको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो अभी क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा उनको बोला जा रहा है कि आप आओ और करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, चेन्नई stood out for its pollution surge during a दीपावली। जैसे कि अभी आप सबने देखा होगा कि दीपावली अभी निकली, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फटाके फोड़े, आपने भी फोड़े होंगे, सभी लोग फोड़ते हैं। लेकिन इसके पीछे जो भी पॉल्यूशन हुआ, मैंने दिवाली से पहले भी एक आर्टिकल का कवर किया था, उसमें बताया था कि सारे केमिकल्स उसमें, मैंने आप जाकर देख सकते हैं पुरानी वाली वीडियो, पीछे मैंने प्लेलिस्ट में डली हुई है। तो मैंने आपको उसमें बताया कि कौन से केमिकल से कौन सा कलर बनता है पटाखों के अंदर, जो फायरवर्क्स होते हैं उनके अंदर, एंड वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लिटरली। तो आपको वो लर्न रखना है एग्जाम के लिए। और इसमें पूरा चेन्नई का दिया हुआ है कि कैसे कितना पॉल्यूशन हुआ है। तो आप इसमें ग्राफ में देख पा रहे होंगे, ग्राफ में इसमें सबसे पहले तो नीचे दिया है मंथ एंड इधर दिया है स्टेट्स। दिल्ली का आप लोगों ने अभी 1-2 दिन पहले भी, दिवाली के बीच में भी एक आर्टिकल आया था, जस्ट दूसरे दिन उसका जो रात को पटाखे चले थे, कि उसका जो एयर क्वालिटी है कितना ज़्यादा बेकार हो गया है। आई थिंक 400 सेकेंड स्टेज या फिर थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गई थी। मैंने उस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से बताया कि कौन सा केमिकल क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसमें भी बता सकते हैं, मैं आपको लिए फिर एक पर्टिकुलर फायर वर्ड्स के ऊपर ही एक वीडियो ले आऊँगी पॉल्यूशन की। सबसे पहले इसमें दिल्ली का आप देख लो, ये दे के रखा है, एंड बेंगलुरु का ये है। चेन्नई में इसमें बोला गया है अ टॉक्सिक हजार्ड, मतलब कि कितना ज़्यादा लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे दिवाली वाले दिन, जिस दिन इसमें ज़्यादा पटाखे चल रहे थे। मैनी इंडियन सिटीज़ इंक्लूडिंग चेन्नई, हैदराबाद एंड अहमदाबाद recorded is the highest PM10 level of the year around the Deepavali, but Chennai stated the two reason. First, unlike some other cities that experience consistently high pollution level, Chennai PM10 concentration is peaked only around Diwali. Second, a city's peak PM10 level Diwali was the second highest country, जो कि दिवाली के बाद जो इंडिया है वो सेकेंड हाईएस्ट पॉल्यूशन सिटी वर्ल्ड में। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था, आप लोग सोच सकते होंगे सब कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ होगा।
एंड मैंने आपको इस आज की क्लास में, जो मैंने 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं ली थी रैपिड रिवीजन की, तो जितनी भी उस 2-3 दिन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आज की क्लास में लेकर आई हूँ। अभी मैंने जो भी पीछे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए वो आज के नहीं बल्कि कल और परसों वाले ही थे, जो इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मुझे लगा कि आपके एग्जाम में चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन बनने के लिए, तो मैं आज की क्लास में उनको लेकर आई हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट प्रपोज द मैंडेटरी लेवलिंग ऑफ द AI जनरेटेड कंटेंट ऑन अ सोशल मीडिया। जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि AI का कंटेंट कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। लोग मतलब कि जो कुछ ज़्यादा लिटरेटेड पर्सन है, जो एजुकेटेड पर्सन है, वो आई थिंक समझ जाते हैं कि ये AI वाली वीडियो या नॉर्मल वीडियो है। और बाकी के बच्चे या फिर ओल्ड पर्सन जिन्हें लिटरेट नहीं है, जो या फिर एजुकेटेड नहीं है, उन्हें AI वगैरह के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उन्हें सारी चीज़ें सच लगती हैं। सारी ऐसा लगता है कि अभी आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चों को देखते हुए आपने देखा होगा कि भाई ऐसे अभी दिवाली का ही देख लो कि फटाका जल रहा है और ऊपर जाके उसमें डायनासोर आ गया, भाई इंडिया के अंदर डायनासोर हो गया। तो इस टाइप की जो AI जनरेटेड वीडियो है, बच्चे उसको सच समझने लगते हैं, और जो बड़े भी हैं, जो ओल्ड पर्सन भी, वो भी सच समझने लगते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक वगैरह के थ्रू वो एक दूसरे में शेयर करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा शेयरिंग भी होता है उस वीडियो का, एक से दूसरे को दिखाते भी हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप AI जनरेटेड वीडियो बना रहे हो तो उस पर आपको मेंशन करना पड़ेगा 30% एरिया में। जैसे कि मेरा ये वीडियो बना है और इसमें मैं 30% एरिया में लिखना पड़ेगा, अगर मैं AI जनरेटेड कुछ यूज़ कर रही हूँ तो मुझे 30% हिस्से में बताना पड़ेगा कि आपने AI जनरेटेड वीडियो है, तो आपको इतने हिस्से में बताना पड़ेगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, और बाकी का आपका जो वीडियो है ये इंडिया के अंदर है। बाकी का जो जैसे अमेरिका है और बाकी की कंट्रियां भी हैं, उन्होंने तो सीधा इसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड करके रखा है कि अगर आप AI जनरेटेड वीडियो बनाओगे तो आप स्कैम में या फिर धोखेबाजी के केस में गिरफ्तार किए जाओगे। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि हमें डिजिटली जो रूल्स हैं उनको अपडेट करना चाहिए, तो उसी के बारे में ये सारा देखे रखा है। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मैंने 30% बोला, इसमें 10% है कि 10% एरिया में आपको बताना पड़ेगा। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। एंड तो मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एंड November 1st केरला विल बी ऑफिशियली वी फर्स्ट स्टेट फ्री टू एक्सट्रीम पॉवर्टी। जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ऐसा वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा गरीबी है। तो फाइनली कोई स्टेट ऐसा तो है जो अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल रहा है, तो इसमें केरला है। केरला ऐसा है कि 1 नवंबर तक केरला एक्सट्रीमली पॉवर्टी से, जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी लाइन है उससे बाहर आ जाएगा। तो आपको इसमें लर्न रखना है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, कौन से लेवल पर पॉवर्टी लाइन है, तो आपको इसमें ये लर्न रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोदी टू पार्टिसिपेटेड इन एशियन मीट वर्चुअली ड्रॉप मलेशिया ट्रेवल प्लान। अभी आपने सुना होगा कि भाई एशियन मीटिंग होने वाली है। अभी आपको इसमें लर्न रखना है कि जो एशियन है उसके अंदर क्या इंडिया आता है? नहीं, इंडिया सिर्फ इसका एक अच्छा फ्रेंड है, ना कि इसका पार्टिसिपेट है। इंडिया इसका पार्ट नहीं, इसके अंदर आता है, इसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया और भी जो भी इस साइड की कंट्री हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन एक्सेट्रा, जो भी कंट्रीज़ हैं ये हैं, बट इंडिया इसका अच्छा फ्रेंड है। तो अभी ये मीटिंग होने वाली है, तो अपने यहाँ से कौन जाने, फॉरेन मिनिस्टर है अपने यहाँ के जयशंकर, वो इसको पार्टिसिपेट इसमें ज्वाइन करने वाले हैं इसको। तो आपको बस इतना ही लर्न रखना है, जब भी फाइनल कुछ होगा वो दोबारा न्यूज़ में आएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन, शुड इंडिया टेक अ ग्लोबल लीडरशिप ऑन अ क्लाइमेट चेंज। इंडिया एक लीडरशिप फाइनल करने वाला है क्लाइमेट चेंज में। एंड नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी पॉल्यूशन का बताया कि ये भाई दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। सेकेंड या फिर थर्ड स्टेज को स्टेप जो भी है उसको लागू कर दिया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया। अभी आप बोलोगे ये फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है तो उस पर जो भी जैसे कि केमिकल वगैरह वगैरह होते हैं उनको बैन कर दिया जाता है। एंड सेकेंड स्टेज में आते आते क्या होता है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह होता है उनको कम कर दिया जाता है। थर्ड स्टेज पर जाकर जो
रोड क्लीन वगैरह, उन पे ज़्यादा वाटर स्प्रिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया जाता है। एंड फोर्थ स्टेज पे जो स्कूल कॉलेजेस ट्रैफिक जो भी ट्रांसपोर्ट है ट्रक वगैरह है सबको बैन कर दिया जाता है। तो अभी ये सेकंड थर्ड दिल्ली में आ गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, आप सोच सकते होंगे जब वो सेकंड थर्ड बोला है तो पॉल्यूशन लेवल कितना होगा वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ऑयल रशिया। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें लाइन रखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा मैं ट्राई कर रही हूँ इंडिया का मैप अच्छा बने, पर वो एक मिनट मैं आपको नीचे वाला पार्ट बताती हूँ। इसमें बोला है कि हाउ टू मानसून अफेक्ट तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु को मानसून कैसे अफेक्ट करते हैं, ये आप देखा होगा, ये तमिलनाडु वाला एरिया है। तो जब नॉर्थ वेस्टर्न जब मानसून होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न ईयर होती है, तो यहाँ पे जो समर वाला रीजन होता है, समर वाला टाइम होता है, तो यहाँ पे जो रेन होता है वो नहीं होता है। एंड अभी सर्दियाँ आ रही हैं आपको बताएं, तो अभी क्या होगा सर्दियों में, कलर चेंज कर देता, अभी अभी क्या होगा, तो अभी होगा नॉर्थ वेस्टर्न, इधर से हवाएं आएंगी, इधर से हवाएं आएंगी, तो इधर पूरा तमिलनाडु में पानी पानी हो जाएगा। और ये पूरा तमिलनाडु पूरा अर्बन एरिया है, तो यहाँ पे एक काला पत्थर भी पाया जाता है जो पानी को सोख नहीं करता है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आएगी। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में। तो आपको इसमें एग्जाम के लिए ये मैंने आपको मैप बनाकर बताया कि ईस्टर्न जो विंड्स होती हैं, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स होती हैं, या फिर साउथ वेस्टर्न विंड्स होती हैं, ये क्या होती हैं एंड इनका वर्क क्या होता है। एंड इसको जो एक इसको एएस कहा जाता है, मतलब कि समर ड्राई। आपको ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ स्टैटिक वाले रीजन में कि इसको अलग अलग, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राई वाला रीजन होता है, या ड्राई कोल्ड रीजन होता है, वार्म कोल्ड रीजन होता है, उस टाइप से इसको एएस वाले पार्ट में डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ओ सॉरी, नेक्स्ट, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो, यूएन मैटर एज द सिंबल ऑफ द पॉसिबिलिटी। सबसे पहले तो आपको यूएन मालूम होना चाहिए, यूएन का यूनाइटेड नेशन। इसको लिखा है शशि थरूर जी ने, जो कि काफ़ी अच्छे राइटर हैं। एंड ये यूएन का पार्ट भी रह चुके हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है, और चूँकि आज यूएन को 80 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो पूरा उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या इसके कॉज रहे हैं, क्या इसके प्रॉफिट्स रहे हैं, क्या इसने अच्छा वर्क किया है, क्या बैड, सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे से दी है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1978 में यूएन बना आफ्टर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्यों बना था, कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। और वर्ल्ड वॉर 3 हुआ भी नहीं, काफ़ी अच्छे, पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा वर्क किया यूएन ने, और वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ इसके। तो इसमें बताया गया है कि भाई जो और इसके अंदर जैसे कि वीटो पावर, कुछ कंट्रियां हैं जो इसका पार्ट है, और सबको अच्छे से मैनेज करना, कोल्ड वॉर को कितने अच्छे से मैनेज किया। लेकिन अभी प्रेजेंट में उन्होंने बताया कि जैसे कि यूक्रेन और गाजा वाला जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई फंडिंग की बात हो तो वो अच्छे से नहीं हो पाती है। वीटो पावर की बात हो तो कुछ कंट्रियाँ जो जिनके करीबी हैं उनको ही फॉलो करती हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसके कॉज क्या हैं, प्रॉफिट क्या हैं, सारी चीज़ों को बताया। तो इसका काफ़ी अच्छा रोल रहा है वर्ल्ड वॉर 3 ना होने के लिए। इसने रोक के रखा आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। एंड इसमें बोला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये देखे रखा है। एंड यूएन रिफ्यूज एजेंसी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सारी चीज़ें इसमें इन्होंने अच्छे से मेंशन की हैं। इसके क्या क्या चैलेंजेस ऑटोनोमस रहे। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए इतना ही लाइन रखना है कि यूएन क्या है एंड क्या इसकी वर्क है और स्टार्टिंग वगैरह सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट, ये नॉर्थ कोरिया से द टेस्टेड अ न्यू कटिंग एज वेपन। कोई उसने वेपन बनाया, उसको टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरिया का किसी से भी ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, वही माल न्यूट्रिशन से फेस कर रहा है गाजा। एंड आज के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे
मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। आज के क्या पिछले 2-3 दिन से मैंने जो क्लास नहीं ली थी वो वाले भी सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर सारे कवर कर दिए हैं। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। एंड आपको जो भी पॉइंट ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आप मुझे ये भी बताएं कि जो फायर वर्ड्स वाला जो भी पॉल्यूशन है, जो फटाकों वाला पॉल्यूशन है, उसके लिए आके आपको एक न्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। एंड नोबेल प्राइज़ के लिए मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें सारे नोबेल प्राइज़ मैं कवर करूँगी। एंड इंडिया के अंदर कौन सा नोबेल प्राइज़ किसको मिला है एंड कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ, पूरा डीपली वीडियो लाने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।